तो निर्भया को इंसाफ का दिन मुकर्रर हो गया है फाइनली। अगर हम देखें 22 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि सुबह 7 बजे चारों कसूरवारों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। 7 साल पुराना ये मामला है, 2012 का ये मामला है। दिसंबर की वो सर्द रात, वो काली रात जिसने इस देश को शर्मिंदा किया था और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें सोचने पर मजबूर किया। लेकिन अफसोस है, बार बार अफसोस है कि हम नहीं सुधर रहे हैं, हमारा समाज नहीं सुधर रहा है। निर्भया के बाद भी इस तरह के मामलों में कोई बहुत खास फर्क नहीं देखा गया बावजूद सख्त कानून के। मैं देहरादून का रुख करूंगा, रामानुज हमारे साथ हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद चलते मैं श्यामा जी आपके पास आना चाहूंगा। श्यामा जी, आप तो सामाजिक कारकुनान के तौर पर जमीन पर काम कर रही हैं और इस तरह के मामले आपके सामने बार बार आते होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हिंदुस्तान के लिए बहुत तौबा के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे समाज की कड़वी और गंदी हकीकत है। आप लोग इससे तो रोज रूबरू होते होंगे, क्या हालात हैं? जी, बच्चियों को दरअसल डराया और धमकाया भी जाता है। जितना मैं देख रही हूँ, जो मेरे पास आते हैं कि वो डरती हैं। आजकल कई सारी बच्चियां स्कूल भी छोड़कर बैठी हुई हैं क्योंकि सिर्फ ये हादसे होते हैं उनके साथ। और पेरेंट्स जो हैं वो अपनी लड़कियों की बजाय, मतलब अगर लड़कों पर काम करें कि हाँ भाई हमें इन्हें सिखाना है, डिफरेंस बताना है, घर में ही एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। क्योंकि घर में अगर नहीं, बाहर तो वो किसी से लेंगे नहीं, बाहर अगर वो देंगे तो दूसरा फायदा ही उठाएगा और उसको गलत तरीके से बताएगा। सोशल मीडिया है वो सबसे ज्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसमें जो रेप हो रहे होते हैं उनकी वीडियोस तक सेंड हो जाती हैं। और वो सिर्फ छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता ये क्या हो रहा है। वो एक्साइटमेंट में उस चीज को देखते हैं और उस चीज को एंजॉय करते हैं और उस चीज से फिर वो चीज आगे बढ़ जाती है। और ये जो चीजें हो रही हैं जो सोशल मीडिया पर होती हैं, इस पर क्राइम ब्रांच भी एक्शन नहीं लेती है क्योंकि वो कई व्हाट्सएप पे भी पहुंच जाती है। जी, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी मुश्किल, ये एक नई शुरू है व्हाट्सएप और इस तरह के सोशल मीडिया के आने के बाद। इनकी कुछ पॉजिटिव बातें हैं तो इस तरह की नेगेटिव चीजें भी हैं जिससे कि हमें दो चार होना पड़ रहा है। मैं देहरादून का रुख करूंगा, रामानुज हमारे रिपोर्टर वहां से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। पूरे देश में रद्द-ए-अमल प्रतिक्रियाएं मिल रही है। रामानुज, अगर हम देहरादून की बात करें, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग इस फैसले के आने के बाद? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में से एक था और जिस तरह से दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, अगर मुकम्मल तौर पर देखें तो राजधानी देहरादून के जो लोग हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं या दूसरे, उनकी क्या रिएक्शन है उन्हीं से हम जान लेते हैं। आप सबसे पहले क्या सोचती हैं कि ये जो फैसला आया है, अब इसका किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, फैसला बहुत अच्छा आया है, स्वागत योग्य है, लेकिन 2012 की घटना का 20 में फैसला आ रहा है, ये गलत है। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जब बने हैं तो उनकी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से ही उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, फास्ट ही को उसका निर्णय होने चाहिए। तो ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आता तो उसकी माँ को सुकून मिलता और भी जल्दी, और उसके पिता को सुकून मिलता, और जितनी महिलाओं ने हमने जो आंदोलन किए थे हमें भी सुकून मिला है, लेकिन और जल्दी मिल जाता वो ज़्यादा अच्छा। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह से फैसला आने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और बिल्कुल जैसे मैम ने बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है कि ये जितना जल्दी आता तो इसका और ज़्यादा अच्छे से खुशी होती। अभी भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, सारा भारत बहुत खुश है। और निर्भया की मम्मा आशा देवी जी के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी, नया साल बहुत अच्छा रहा उनके लिए, उनके दिल को सुकून मिला होगा। पर 7 साल बाद मिला, ये गलत था। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में होनी चाहिए थी चीज़ें, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। जस्टिस पे यकीन है सबको, बिल्कुल ठीक है। जो इनजस्टिस पे जो फैसला आज दिया है तो कोर्ट के ऊपर, जस्टिस के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है। हाँ, यानी कि जो अभी तक की अदालती कार्रवाई है इसमें तेजी आनी चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल सर, तेजी आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, यही बात निकल करके आ रही है। और जी, आ रहा हूँ रामानुज जी, आपके पास आऊंगा मैं। जी, मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक जी सियासी तज्जियाकार भी हैं, एक बड़े आलोचक भी हैं। बार बार यही बात निकलकर, निर्भया की जो मां है वो भी कह रही थी कि आप क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाएंगे, मर्सी पिटीशन भी लगाएंगे, ठीक है आप भी अपनी बात कह लीजिए, लेकिन मैंने अपनी बेटी खोई है, मेरा कोई राइट है कि नहीं, मेरा कोई हक है कि नहीं। वो इस पूरे मामले में देरी जो हुई, लंबा वक्फा हुआ है, उसको लेकर के थोड़ी सी खफा जरूर थी, लेकिन इत्मीनान था, इंसाफ पर यकीन है, कानून पर यकीन है। लेकिन उनका भी ये कहना था कि वो लड़ेंगी इस बात के लिए आगे दूसरे मामलों में भी, दूसरों के लिए भी, कि इंसाफ जल्दी होना चाहिए। खौफ तभी बनेगा जब इंसाफ जल्दी होगा।
देखिए इमरान भाई, सबसे बड़ी बात यही है, पूरा मुल्क चाह रहा था, पूरा देश चाह रहा था कि निर्भया के हत्यारों को या उसके दरिंदों को फांसी की सज़ा मिले और जल्द से जल्द मिले। मैं समझता हूं कि 7 साल एक बड़े लंबे समय तक हम भी इंतजार करते रहे और आप भी चर्चा करते रहे इस पर। निर्भया की मां ने अपने धैर्य का परिचय दिया। देश के ये एक और मैसेज गया पूरे देश में कि भले हमें थोड़ा देर से वक्त से इंसाफ मिले, लेकिन हमें अपने कानून पे भरोसा है और इंसाफ हमें मिलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब इसके बाद आगे क्या इस निर्भया के इस कुकृत्य के बाद या इस तरह के जो दुराचारी हैं इनको फांसी की सजा दे दी जाएगी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं समझता हूं कि यदि सर, मैं आपको इंसाफ के घर देर है अंधेर नहीं, ये खुद आशा देवी भी कह रही हैं, उन्होंने अपना भरोसा इंसाफ से नहीं डिगाया था। लेकिन ये भी एक सच्चाई है इसी देश की कि लोग फरलो पर छूट कर आते हैं और फिर हीनियस क्राइम करके चले जाते हैं, रेप करके या मर्डर करके चले जाते हैं। मतलब कानून का भी गलत बेजा इस्तेमाल, इंसाफ के जो तकाजे उसका भी इस तरह के एलिमेंट्स गलत इस्तेमाल करना छोड़ते नहीं। इमरान भाई, उसी मुद्दे पे हम आ रहे थे कि क्या वाकई अब इसके बाद आगे के लिए कोई राह है क्या? क्या वाकई देश में एक मैसेज आने वाला है? क्या वाकई ऐसे दरिंदे डरेंगे अब, वो सहमेंगे इस तरह के कुकृत्य करने के लिए? मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। एक तरफ जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो सरकार को भी अपने बिल्कुल नीयत साफ करते हुए इस पर एक ठोस कार्रवाई करने के लिए या एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ एक और इसी में ऐड कर दूँ कि जिस कोर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की, तो मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यदि जिला अदालतें बनाई जाती है उसमें, तो इसके साथ साथ हाई कोर्ट की बात होती है, उसमें जाके मामला अटक जाता है, वहां से निकल के फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत सारा समय लगता है, वक्त लगता है। तो मैं समझता हूं कि इस पे भी काम करने की जरूरत है। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी एक वक्त होना चाहिए, बिल्कुल एक सीमा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक मतलब फास्ट ट्रैक। जी बिल्कुल जी, आप फास्ट ट्रैक की बात हम कर रहे हैं और 7 साल लग जाते हैं यदि इस तरह के डिसीजन लेने में। तो मैं समझता हूं कि एक बार और पुनर्विचार करने की जरूरत है कि आखिर कहां कौन सी ऐसी कमी है, कौन सा छिद्र है जिसकी वजह से ऐसे दुराचारी। देहरादून का मैं फिर रुक करना चाहूंगा संजीव जी। रामानुज हमारे साथ हैं। जी रामानुज, खवातीन महिलाओं में भी इस बात की तो खुशी कि इंसाफ मिला, लेकिन वही देरी की बात है। मैं इसके और सामाजिक पहलुओं को खवातीन से समझना चाहता हूं कि कहां महिलाएं, मतलब कहां चूक हो रही, क्योंकि अगर देखें तो घर से ही शुरुआत होती है। हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, वो क्या मानती है कहां चूक हो रही है कि ऐसा समाज बन रहा है? क्योंकि बिल्कुल महिलाएं भी, घर की महिलाएं भी मुख्य आधार हैं, बहुत वजनदार, बहुत बड़ा बीम है, बहुत बड़ा पिलर है उस समाज के निर्माण का। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस तरह से अदालती कार्रवाई चलती है उसमें लंबा वक्त लगता है और आखिर इस पूरे मसले में जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि आप बताइए सबसे पहले कि आखिर ये जो चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट है 7 साल का वक्त लग गया, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में अभी कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं। बिल्कुल सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है लेकिन उसके जो एग्जीक्यूशन है वो अभी प्रॉपर नहीं है, उससे सभी लोग अनसेटिस्फाइड हैं। मतलब जिस तरह से आप देख ही रहेंगे इस फैसले को आने में ही 7 साल लग गए, तो कहाँ था फास्ट ट्रैक कोर्ट? तो इसमें तेजी आनी चाहिए सर, ये होना चाहिए, तेजी आनी चाहिए, बिल्कुल तेजी आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंट्री में विद इन वीक में, विद इन 2-3 डेज में जो शूट करने के आदेश हैं, तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो सकता? बहुत आवश्यकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट को और फास्ट बनाने की। यानी जो फैसला आया है इसमें वक्त लग गया है और अगर अब अदालती कार्रवाई हो तो उसमें तेजी आए। बिल्कुल, अदालती कार्रवाई में जैसे रोज बलात्कार के केस होते हैं, रोज आप लोग उसके फास्ट ट्रैक कोर्ट और तेज करके बनाइए, और तेज उनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई करिए, जल्दी से जल्दी उनका न्याय दीजिए उनको कि वो भटकने। ठीक है, शुक्रिया रामानुज जी, बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया, मेरा सवाल उससे थोड़ा दूसरा था। हम सामाजिक पहलुओं को भी टटोलना चाह रहे हैं, क्योंकि असल जड़ तो वही है। कानून तो अपना काम कर ही रहा है और सख्त सजाएं दे रहा है, बावजूद इसके सुधर नहीं रहे ना। हमारे अंदर में कोई गड़बड़ी तो है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कीड़ा तो है जिसको पकड़ने की जरूरत है, जिसको खात्मे की जिसकी जरूरत है, ताकि समाज में बेहतरी आए। ये समाज की प्रॉब्लम है, इस पर और डिस्कस कर रहा हूं मैं। हम बात कर रहे हैं निर्भया को इंसाफ की, निर्भया के लिए मुकर्रर हुई तारीख की, उसके इंसाफ के लिए 22 जनवरी सुबह 7 बजे 4 अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को फांसी पर लटका दिया जाएगा। हालांकि उनके वकील कह रहे हैं कि वो क्यूरिटी पिटीशन दाखिल करेंगे, लेकिन मेरी संजय चड्डा जी से भी बात हुई, जाने माने वकील हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि अब ये जो तय कर दिया गया है इसको
बड़ा कोर्ट सिर्फ स्टे कर सकता है, वही बहुत ही अगर हालात कुछ अलग किस्म के हों, जो कि इस केस में नजर नहीं आता। यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो हैं ही, एक अच्छे वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। जिलानी साहब, हैवानों पर अब दया नहीं, कम से कम ये तो दिख रहा है। और लेकिन इस देश में कुछ लोग हैं भी इस देश में, मैं आज वो आवाजें भी सुन रहा था, हो सकता है उनकी तादाद 1, 2 या 3% हो या 5% भी हो सकती है। वो कह रहे हैं कि फांसी या सजाए मौत इस तरह के मामलों में मुतबादिल या विकल्प नहीं हो सकता, तो वो फांसी के भी खिलाफ हैं और वो इस तरह की बात करें। आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो भारत जो है ये हमारा बड़ा लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे बड़ा देश है और आईन और दस्तूर से चलता है। और जो ये केस जिसमें 4 दरिंदों को मौत की सजा हुई थी, लेकिन बहुत लोगों के इस तरह के पिटीशन, बहुत लोगों के सवाल करते हुए जो हमारी अदालती प्रक्रिया है वो एक लंबा वक्फा उन्होंने लिया, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए और इंसाफ हुआ। और आज मुझे लगता है कि हम इन सारी चीजों पे चर्चा ना करके हमें ये कोशिश करना होगा कि समाज में इसका इतना बड़ा मैसेज जाए कि जो दरिंदे अब भी हमारे समाज में आसपास हमारे ही बीच में कहीं ना कहीं दरिंदगी के फिराक में बैठे हैं, उनको इसका इतना खतरनाक मैसेज जाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों पे जो अवेयरनेस हम दें उसमें एक चीज यही तो नहीं हो रहा है ना। आप लोग तो समाज के बीच में काम कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं। लोग धर्म के आधार पर भी रेपिस्टों को अलग अलग ढंग से तोलते हैं। लोग सामाजिक आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, बड़े छोटे के आधार पर, न जाने इस देश में ऐसे कितने आधार हैं जो कि इस तरह के क्राइम करने वालों को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हम देखते चले आ रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, एक से बढ़कर एक खबरें, और देश के किसी कोने में क्या हो रहा है वो पता चलता है, उसके पीछे हो रही राजनीति भी दिखती है और इस तरह के मामलों में लोगों का रुख भी दिखता है। तो ये भी सच्चाई कहां समझा पा रहे हैं, ये भी तो सच्चाई है। आप कहां मैसेज जा रहा है, कहां मैसेज तगड़ा जा रहा है। पिछले दिनों हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, एक डॉक्टर के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद भागने की कोशिश की जैसा कि पुलिस बताती है और उनको एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। बावजूद इसके मैं अखबार खोलता हूं, आप भी अखबार खोलते हैं, कौन सा डर बैठ गया या कौन सा समाज जाग गया, कहां दिख रहा है? नहीं, देखिए, अभी भी लोगों ने, आपको मैंने कहा नहीं, भारत दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहां पे मुख्तलिफ आवाजें हैं, जहां पे लोगों की सोच बहुत मुख्तलिफ है। उसके बाद भी हम उसके अंदर इंसाफ ढूंढते हैं। हमारा जो मोरल राइट है वो ये है कि हम ऐसी एजुकेशन अपने समाज के अंदर, मैं क्यों कह रहा था आपको अभी बात की, ये जो वक्फा है ना अभी 22 तारीख और आज के बीच का, इन दिनों में हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका कि लोगों के अंदर कम से कम इसमें एक डर, लोग उन दरिंदों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो दरिंदे हैं, जो हमारे समाज में एक डिफरेंट सोच के साथ हैं, अभी भी आपको मैं ये बताऊं, उसकी जरूरत है। मेरे से पहले पैनलिस्ट ने जो बात कही होगी जरूर कही होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब तो जो होना है 22 तारीख को हो ही जाएगा। अभी भी देखिए 1 आध 2 लोग जो हैं इसमें पिटीशन के फिराक में होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक नजीर है सामने। इस नजीर को लेके हम बहुत बड़ी एक सिस्टम में बदलाव लाने का काम कर। ऐसा नहीं है कि हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन फिर भी आप देखिए 2012 से लेके 2020 ऑलमोस्ट। संजीव कौशिक जी एक पॉलिटिशियन एक मामले में फंसे और वो मामला फिर बाद में साबित हुआ, पिछले दिनों उनको भी सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, आप भी जानते हैं। और हर सियासी जमात से जुड़े हुए लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि राजनीति होती है। तो ये भी तो इस देश की कड़वी सच्चाई है। और जो मैं इशारा कर रहा था, जिसका यासिर जिलानी साहब ने जवाब देकर, चाहकर भी नहीं देने की कोशिश की या उसको दूसरे रूप में लाने की कोशिश की, क्या आप मेरी इस बात का जवाब दे पाएंगे? मैं समझता हूं कि
सारे जो भी राजनीतिक पार्टी, किसी एक पार्टी के बारे में कहना उचित नहीं, किसी भी मैं कह भी नहीं रहा, किसी के बारे में जो भी है, कम से कम उन्हें अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या वाकई आप जो मैसेज देना चाहते हैं, अभी जो आप जिलानी साहब ने जो कहा, क्या वाकई आपके बातों में इतना दम है, या आप जो कह रहे हैं आपके कथनी और करनी में दोनों में कुछ अंतर है, या दोनों बराबर है? तो ये भी आपको एक भरोसा, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक भरोसा दिलाने की बात है। और एक दूसरी चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जिलानी साहब आते हैं, कानून के जानकार भी हैं, तो ये भी बताएं कि यदि ये 7 साल का वक्त लग गया है तो क्या वाकई हमारे देश में जजों की कमी है, जिस वजह से इतना वक्त लगा? मुझे लगता है, जहां तक मुझे जानकारी है, कि जो केस हैं वो इतने ज्यादा तादाद में हैं जिसकी वजह से एक लंबा प्रोसेस लगता है। तो क्या इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जजों की भर्ती करनी चाहिए? सरकार क्या इस मामले में भी तत्पर है कुछ करने के लिए, या केवल हम ये मान लें कि एक निर्भया के गुनहगारों को यदि फांसी की सजा दे दी गई तो इससे मैसेज चला जाएगा और लोग सहम के बैठ जाएंगे? मुझे लगता है कि नहीं, यदि वक्त रहते, कम समय में यदि ये फैसला इस तरह का आता। कई बार ऐसा होता है कि जब देर से फैसला किया जाता है तो बहुत सारे लोग भूल चुके होते हैं कि आखिर इस तरह की बात क्या हो गई, या एक जो भय का माहौल होता है। विदेशों में कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्था है जहां पर बहुत कम समय में इस तरह की अदालती कार्रवाई होती है और फैसले लिए जाते हैं, ताकि तुरंत गलती लोगों के जेहन में हो और एक मास में एक मैसेज जाए कि नहीं, इसने ये गलती की और इसके बदले में ये सजा मिली। ये बड़ी बात है। हाँ, लेकिन ये एक लंबा दौर जो हो गया उसकी वजह से, तो क्या इसको कम करने के लिए कोई सिस्टम है? शमा खान, बात वही है ना कि रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए इस तरह की सोच रखने वालों के दिलो दिमाग में भी, उनके जिस्म में भी, इस बात को लेकर के कि अगर वो दिमाग के किसी कोने में फितूर पल भी रहा है या कहीं ऐसा करने की कोई सोच भी रहा है तो उसको जरा में भी उस सजा का ख्याल आ जाना चाहिए कि क्या होता है इसके बाद अंजाम। वो चीज इस देश में कब बन पाएगी? देखिए, जब तक हमारे हिंदुस्तान से, हमारे देश से करप्शन और पैसे की भूख नहीं मरती है, क्योंकि इंसान जो है वो पैसे का भूखा होता है। अगर कोई गुनाह करता है, कोई जैसे कि ये रेप हो रहे हैं, इसमें डीले होकर इतने साल हो गए हैं, तो वो किस वजह से हुए? उन लोगों ने पैसे खिलाए, ठीक है। अब जो वकील हैं वो अपने घर का ही लेके सोच लें, जो ये इनका केस लड़ रहे थे, इन्हें तो साथ देना चाहिए था, और आशा जी का, निर्भया की मदर का, कि हम आपके साथ हैं और हम एक इंसानियत रखते हैं, और पैसा हो चाहे कुछ भी हो हमें नहीं देखना है, हमें जो है ये लड़ना है, क्योंकि हमारी भी बच्चियां हैं, कल को हमारी भी बच्चियां बाहर निकलेंगी और दुनिया में निकलती हैं। तो ये सारी चीजें, ये दिमाग से जो गंदगी है ये खत्म होनी चाहिए। और एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए, और काउंसलिंग जिसके जरिए हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं और जगह जगह घर में लोगों को बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर लोग छोटी छोटी बातों पर, मुद्दों पर बहस तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन चीजों, एजुकेशन का मैं कभी नहीं देखती कि कोई फाइट कर रहा है कि ये एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जा रही है, या हमारे स्कूलों से अच्छी किताबें क्यों हटा दी गई हैं, या हमारे बच्चे को ये इस बात पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है स्कूल में। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती ही नहीं हैं, और इंडिया में नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन है ही नहीं। बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जो अदालत तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इज्जत सोचते हैं कि हमारी इज्जत चली गई है, और वो लोग किसी को बताना पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके पास आऊंगा अंसारी साहब। नैतिक शिक्षा और मजहबी जो तालीम है उसका भी बड़ा किरदार हो सकता है। नैतिक शिक्षा में वाकई बहुत तेजी से कमी आई है हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में, और ये देखा जा रहा है। हम अपने बच्चों की भी किताबों को देखते हैं, वो बात नहीं है अब नैतिक शिक्षा की, वो बातें नहीं जो शायद हमारे दौर में हुआ करती थी। ये वक्त के साथ साथ बदलती हैं चीजें, वो हो सकता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं। और मजहबी जो तालीम है, इसमें हर मजहब के जो आलिम है उनका भी बड़ा किरदार होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको लेकर के इस तरह के मामले जब होते हैं, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना बात होती है, उसके बाद फिर जिंदगी उसी ढर्रे पर। बड़ा देश है, ठीक है, तमाम यासी जिलानी कह रहे हैं तमाम तरह की सोच है, लेकिन मिशन नहीं है लोगों के पास इस तरह के मामलों को लेकर के आगे बढ़ने का। नहीं, सही कह रहे हैं। एक तो मॉरल एजुकेशन इस वक्त जो है हमारे तालीमी दरसगाहों से, कोई भी हो, चाहे वो मजहबी दरसगाहें हो, चाहे वो हमारी असली दरसगाहें हो, कहीं पर भी मॉरल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस जो है उसकी घटती चली जा रही है। हम अपने बचपन में देखते थे कि नैतिक शिक्षा हमेशा एक पार्ट होता था। आज जब हम अपने भतीजों को देखते हैं, भांजों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो वहाँ पर नैतिक शिक्षा का सिलेबस खत्म हो गया है।
एक तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इमरान भाई इस केस में, जैसे कि रेप जैसी चीजें हैं या देश के से जुड़ी हुई जो इंटीग्रिटी जैसी समस्या है, वहां पर जो राजनैतिक संरक्षण होता है, पॉलिटिकल गाइडेंस जिनको मिल जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। अभी यहाँ पर एक बात बहुत घूम कर आ रही थी कि देर क्यों हुई, क्योंकि देखिए हमारे देश में क्या है, एक जिसको हम कहते हैं कि बहुत खूबसूरत चीज भी है, ऐसे ऐसे भी केसेस हुए जिनको 20-20 साल 22-22 साल के बाद जो है उनको जेल से या उनको जो है क्या कहते हैं सजा याफ्ता होने के बाद उन्हें रिहा किया गया और उनका कसूर साबित नहीं हो पाया। फांसी एक ऐसी सजा है जिसके बाद आप उसको वापस नहीं कर सकते हो। इस वजह से भी डिले होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेकसूर को फांसी दी जाए। तो उस सिस्टम में कहीं थोड़ा सा तेजी लाने की जरूरत है जो ये जांच सके। क्षमा जी एक मिनट, मामले में तो है क्षमा जी, मैं निर्भया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पकड़े गए हैं ना, क्षमा जी, मैं निर्भया केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमारे देश की, वरना अगर जैसे कि अब 20 साल के बाद किसी को जो है वापस किया गया, उसको फांसी हो जाती, बाद में पता चलता कि जो है वो विक्टिम खुद बता देता है कि हाँ इसने मेरे साथ रेप किया। बात मैं रेप की नहीं कर रहा हूं, बात मैं ओवरऑल सिस्टम की कर रहा हूं। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो पॉलिटिकल संरक्षण की है। आप देखें कि जिस तरीके से पॉलिटिकल संरक्षण होता है, आप मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य और किसी भी पार्टी के लिए भी ये दुर्भाग्य का विषय है कि रेपिस्ट को बचाने के लिए जो है वो रैलियां की गई हैं इसी देश में, हमारे ही यहां पर। तो ये किसी पार्टी विशेष से हट करके एक सामाजिक मुद्दा बना करके कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर पार्टी को बिल्कुल भी उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कि जैसे मैंने कहा ना कि जैसे रेप एक ऐसा मुद्दा है, देश की इंटीग्रिटी का एक ऐसा मुद्दा है कि वहां पर फिर पार्टी को पीछे रख लेना चाहिए, देश और समाज और इस तरह के मामलों को आगे रखना चाहिए और वहां पर के मिल करके फैसला लेना चाहिए। लेकिन हमारी अपनी सोच जो है वो इस कदर हावी हो चुकी है और जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी जो है वो अभी भी इसी चीजों को लेकर के रही है कि हम अभी भी इस मुद्दे पर विचार करने के लिए नहीं सोच रहे हैं कि इस तरह के केस हो ही ना। हमारा अपना घर महफूज नहीं है, कोई भी समाज महफूज नहीं है। बताइए, आप तो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, मर्द हजरात जो है, मर्द समाज, हम सब, मैं सब की बात कर रहा हूं, कुछ हमें फर्क पड़ेगा क्या? हम सबक लेंगे क्या? हमारे अंदर खौफ जागेगा क्या, नहीं जागेगा? मुझे लग रहा था मेरे छोटे भाई अजहरी जो हैं थोड़ा इंसाफ करेंगे। एक दो बात कही थी कि दो बात करेंगे, लेकिन मजहब के आधार पे जब बात आई तो वो बिल्कुल टाल गए। इन्होंने कभी सवाल करने की कोशिश नहीं करी कि जब सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ट्रिपल तलाक के केस में औरत को मंदबुद्धि कहा गया तो क्राइम वहीं से बढ़ता है। जो मर्द डोमिनेटिंग वाली जो सोच है ना, जब हिंदुस्तान के मौलवी हजरात ने औरतों को कि पैर की जूती कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे हो सकता है कि आप आए होंगे, लेकिन तमाम जो लोग हैं, तमाम जो तो नहीं जो सोसाइटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं, जो मासेस के अंदर जिनकी आवाज है, वो लोग कहीं ना कहीं दुबक के बैठ गए थे। मौलवी हजरात ने कहा था औरतों को मंदबुद्धि, बेहद अफसोस हुआ था, हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी और उस एफिडेविट से इस लाइन को कटवाया था। और उसके बाद आपके सामने, लेकिन मैं आज राजनीति में बिल्कुल आज सियासी बातें बड़े जो आध्यात्मिक गुरु बना करते थे किसी दौर में, जिनका पूरा साम्राज्य था, वो भी आज इसी तरह के मामलों में जेलों में। हाँ, तो जेल में जो लोग, देखिए, मतलब ये समाज धर्म के नाम पे सुन लीजिए, जो धर्म के नाम पे अधर्म करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा नाम हो। मैंने क्यों पहले ही अजहरी को, क्योंकि अजहरी बहुत संजीदगी के साथ बात को रखते हैं, समझते हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे पास भी मैसेज होता है जो लोग काम करते हैं, तो मैंने इसीलिए इनसे सवाल किया, नहीं तो मैं सवाल नहीं करता। मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे, मैं इनसे इनकी राजनीति जो इन्होंने कुछ बातें कही थी उस पर जवाब दे सकता था, लेकिन आज मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाह रहा हूं। आज निर्भया के लिए वो दिन है कि आज उसके रूह को भी सुकून मिली होगी जब उस तक ये बात पहुंची होगी, वो जहां भी है,
कि आज उसके जो कातिल हैं, जो उसके साथ जिन्होंने बर्बरता करी, निर्भया की रूह को तो सुकून मिल गया होगा या इंशाअल्लाह ताला मिल रहा होगा, लेकिन हम मर्द हजरात को सबक मिलेगा कि नहीं? मैं आ रहा हूं। देखिए, जब तक हमारी सोसाइटी में इस तरह की बात होती रहेगी और आवाज को दबाई जाएगी, मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया औरत मंदबुद्धि होती है, ट्रिपल तलाक, इसलिए दिया कि उस वक्त मर्द हावी था उस केस में, मर्द हावी था शाबानों के केस में, कि उनके 60 रुपए के महीने के लिए पूरा का पूरा जो इंसाफ है उसको बदल दिया गया, उन्हें 60 रुपए नहीं दिया क्योंकि मर्द हावी था। तो जब तक मर्द हावी होंगे, जबकि मैं अगर अपने धर्म की बात करता हूं, इस्लाम की, तो यकीन मानिए कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत होती है, तो जो इज्जत जो एक सोसाइटी के अंदर औरतों के लिए उन्होंने जज्बा दिखाया, पूरे दुनिया में ताक़यामत। सुन लीजिए जिलानी सर, आप सिंगल जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतनी छोटी राजनीति नहीं करता हूं, इसलिए मेरा ना तो वो मेरे लिए कोई मायने रखता है। सिंगल जैसे लोगों को आप फांसी दिलवाइए, आप लोग लड़िए। देखिए, मैं कोई और बात कह रहा था, इमरान भाई, मैं अपनी बात कर दूं, नहीं चुप हो जाऊंगा। देखिए, मैं कह रहा था कि उस मजहब में जब इस तरह की बातें आती हैं, और उस मजहब में जिसमें हजरत खदीजा का क्या किरदार रहा है, हजरत आयशा का क्या किरदार रहा है, हजरत सकीना का क्या किरदार रहा है, तमाम हमारी साहबा जिन्होंने होली वॉर के अंदर लोगों की मदद करी है, उसको हम कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन को देने में कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही। हमारे उलमा और मुफ्ती ने उनकी सच्चाई को सोसाइटी के अंदर नहीं रखा। ये अजहरी मेरे बात से राजनीतिक बिरादरी ने क्या किया? राजनीतिक बिरादरी का तो 2 केस मैंने आपके सामने रखा, एक शाबानो और दूसरा जो अभी शमा जी ने भी एक सवाल पूछा, मैंने 2 रखा। मैं चाहता हूं बड़े भाई ने बड़ी संजीदगी से उसको जो है वो डाइवर्ट कर दिया। आपने जो बातें कही है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन इस मामले में जो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, कानून ने सजा दिया। नहीं, हमने देखिए आज के हम जिस परिपक्ष जो मेल डोमिनेटिंग एक सवाल इमरान साहब ने किया था, अजहरी में उस पे जवाब दे रहा है। नहीं, वो बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं, जी, मैं आपसे अग्री करता हूं। जितनी भी बातें आपने कही हैं जो मेल डोमिनेशन के लिए है, और उसको आपने धर्म के साथ जिस तरीके से, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अग्री करता हूं। मैं आप अपने धर्म की हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं अग्री करता हूं इस बात से, लेकिन मैं बात ये बात सामाजिक क्रिमिनल उसको सजा कोर्ट देगी, और चाहे वो सिंगर हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे कोई मौलवी हो, अगर वो किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसकी सजा अदालत देगी। यासिर भाई, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बताएं, शमा जी जो इशारे कर रही थी उसको आप कैसे देख रहे हैं? संजीव कौशिक जी, शमा जी जो बात कह रही थी उस बात में भी दम है, वजन नहीं, और वही मैं कह रहा था, अभी भी यासिर भाई उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जो हमारी बहन उठा रही थी। मैंने पहले ही कहा कि आपके नियत में क्या है, क्या वाकई आप जो बोल रहे हैं वही आपके अंदर है या बाहर कुछ और है? किस तरीके से बताएं? नहीं, सिंगर के लिए मैंने बोल दिया, एक क्रिमिनल के बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता। अपना नेशनल टीवी पे जो स्लॉट 1 मिनट का दे रहे हैं इमरान साहब, मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। सुनिए तो, ही इज अ क्रिमिनल, वो बिहाइंड द बार है, उसको सजा हो चुकी है, उम्र कैद की हो चुकी सजा, ये हमारी अदालत ने दिया है। आप ये आज बोल रहे हैं, ये तो कानून जारी है, हम उसमें सवाल मैं तब भी बोलता था जब वो केस में फंसा था, हम अदालत का इंतजार करते हैं कि वो पॉलिटिक्स रह चुके हैं और वो एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए, ये उनके साथ उनके पीछे हम कानून की कार्रवाई पर ऐसे सवाल नहीं कर सकते ना। दबाव नहीं, प्रेशर में क्यों नहीं? नहीं, मैं नहीं कानून की कानून की कार्रवाई, ऑनरेबल कोर्ट की कार्रवाई पर, ऑनरेबल कोर्ट की कार्रवाई पर हम नहीं सवाल उठा सकते। वो अदालत की प्रक्रिया है, वो कानून के जानने वाले। थोड़ा सा राजनीति से सर, जल्दी से मैं खत्म, अभिषेक मनी जल्दी खत्म करूंगा। जज बना रहे थे, मुझे लगता है कि राजनीति से थोड़ा सा हटके कर ली जाए। अभिषेक मनी, अरे छोड़िए, राजनीति की बात छोड़िए, ये सब बातें से कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा था, थोड़ा याद दिला रहा, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था राजनीति से थोड़ा सा हटके कि वाकई हमारे देश में जो सेक्स एजुकेशन की बात होती है, आखिर हम छुप छुप के क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ाते हैं, लोगों को खुलेआम क्यों नहीं बताते हैं? अभी हाल फिलहाल में एक हमारे सांसद दीपी त्रिपाठी जी थे, कभी उन्होंने संसद में इसके बारे में चर्चा की कि आखिर संसद में सेक्स के बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह से हमें भूख लगती है, जिस तरह से हमारा और भी जरूरी चीज है, उसी तरह से इसे भी माना जाए और इसे भी एक तरह से लोगों के बीच में ले जाके एक एजुकेशन बना के, बड़ी बात है, यहीं से चर्चा शुरू हुई थी, यहीं से चर्चा शुरू हुई थी। मैं इनका जवाब 10 सेकंड में देना चाहूंगा। बिल्कुल मैं आपसे बात करता, नहीं, मुझे इशारा हो गया जनरल साहब, मैं आपसे और हम लोग तफसील से बात करेंगे। हो सकता है कि 22 तारीख से पहले इस गंभीर इशू को लेकर के हम लोग बैठे और इसके सामाजिक पहलुओं को समझे। सर, बहुत शुक्रिया। भारतीय
उसको भी ध्यान सर रखना बिल्कुल, पड़ता है। बेशक बेशक। ठीक है, मैं लौटूंगा, बात करूंगा इस पर भी। और जो बात यहीं से शुरू हुई थी, इसको गौर खोज करें, क्या इसको सिर्फ टैबू रहने देना चाहिए या संस्कृति का आवरण और आके रखना चाहिए, या अपनी संस्कृति और अपने दायरे में रहते हुए कुछ तफसील से बात होनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। ये अच्छा इशू है, इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल एक आज की बड़ी खबर थी, इस पर हमने चर्चा की। शुक्रिया इस चर्चा को, इस बातचीत को देखने के लिए।